नमस्कार साथियों। आगे बढ़ते हुए हम अब बुद्धि और सृजनात्मकता के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे कि वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। गॉल्टन बुद्धि पहचानने तथा सीखने की एक शक्ति है। टर्मन ने क्या कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने बोला है कि बुद्धि पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। इसमें किया आ जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के स्वयं के और दूसरों के संवेगों को पहचानने की क्षमता है। ये किसने कहा है? डैनियल गोलमैन ने। साथियों, जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके और भी साथियों की हेल्प हो जाए। आगे हम बताएंगे कि बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है। बुद्धि का स्रोत वंशानुक्रम होता है। अब आ जाते हैं हमारे बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत का कौन कौन से हैं? एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर मोनोर्चिक थ्योरी। इसके जो जनक हैं, प्रवर्तक हैं, वो कौन हैं? अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक शक्ति ऊर्जा होती है जो व्यक्ति की सभी गतिविधियों को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण हो वह इतिहास में भी निपुण हो। अब आ जाता है हमारा द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। जो इसके जनक हैं वो हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए हैं। दो कारक कौन कौन से हैं? एक तो है जर्नल कारक, जर्नल फैक्टर, सामान्य कारक। इस कारक की आवश्यकता जीवन के सभी पक्षों में होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा एस कारक, स्पेशल फैक्टर, विशिष्ट कारक। जैसे कोई विशेष योग्यता, उदाहरण संगीत की योग्यता। कारक और एस कारक के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि जो यह कारक व्यक्ति को, जो जी कारक होता है वह व्यक्ति को वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होता है। यह मात्रा में कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जो जी कारक होता है वो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कि व्यक्ति की बुद्धि का मापन इसी कारक के द्वारा होता है। जिसका जी फैक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बुद्धिमान होगा। सामान्य कार्यों में यही कारक हमारी मदद भी करता है, जो हमारा जी फैक्टर होता है। अब आ जाता है हमारा एस कारक, स्पेशल फैक्टर। ये क्या होता है? हमारा विशिष्ट कारक भी बोलते हैं हम इसे। यह कारक व्यक्ति को वातावरण के द्वारा प्राप्त होता है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वातावरण के द्वारा प्राप्त होता है। जैसा वातावरण बच्चे को मिलता है वैसा ही एस कारक होता है। यदि कोई व्यक्ति संगीत में अच्छा है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसके अंदर जी कारक और एस कारक दोनों ही जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति संगीत के साथ साथ खेल में भी अच्छा है तो उसके अंदर जी कारक और संगीत से संबंधित एस कारक और खेल से संबंधित एस कारक भी होगा। अब आ जाता है हमारा त्रितत्व सिद्धांत। इसके जनक हैं स्पीयरमैन। बुद्धि में सामान्य और विशेष कारक के अलावा एक अन्य कारक भी पाया जाता है, जिसे सामान्य और विशेष कारक का समूह होता है, जिसे समूह कारक या ग्रुप फैक्टर भी कहते हैं। अब आ जाता है हमारा बहुतत्व सिद्धांत, जिसके जनक है थॉर्नडाइक। बुद्धि अनेक प्रकार की शक्तियों का एक समूह होता है। थॉर्नडाइक बुद्धि के जी कारक को नहीं मानते हैं। देखो, थॉर्नडाइक है वो जी कारक को नहीं मानते हैं। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार की ही बुद्धि होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है।
नंबर 1 सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। स्थूल बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट। सी अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट। अब आ जाते हैं हमारा समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसके जनक हैं थर्स्टन व कैली। कैली के अनुसार बुद्धि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह होता है तथा थर्स्टन के अनुसार बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह है, जो निम्न प्रकार है। देखो कैली के अनुसार जो है कितने हैं यहाँ पर, जैसे सामाजिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शारीरिक क्षमता, यांत्रिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, अभिरुचि, स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता। थर्स्टन के अनुसार संख्यात्मक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। आगे आ जाता है हमारा त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इसके जनक हैं जेपी गिलफोर्ड। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक योग्यता 3 तत्वों विषय वस्तु कंटेंट्स, संक्रिया ऑपरेशंस, उत्पाद प्रोडक्ट से निर्मित है। अब है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। इसके जनक हैं आरबी कैटल। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य बुद्धि 2 कारकों से बनी होती है। नंबर 1 तरल बुद्धि। तरल बुद्धि का प्रयोग उन कार्यों में होता है जहां आदतें निश्चित हो गई हों। नंबर 2 मनी भी है ठोस बुद्धि। यह तरल बुद्धि का ही परिणाम होती हैं। यह तरल बुद्धि का ही परिणाम होती हैं। अब आ जाता है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो इसके जो जनक हैं वो हैं हावर्ड गार्डनर। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। तो मैं इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ आपको। हावर्ड गार्डनर, बुद्धि एक वचन न होकर बहुवचन है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 9 प्रकार की बुद्धि होती हैं। यदि व्यक्ति किसी क्षेत्र में अच्छा है, इसका अर्थ हुआ उस क्षेत्र से संबंधित बुद्धि उसकी बुद्धि अच्छी है। यह बुद्धि निम्नलिखित हैं। नंबर 1 भाषाई बुद्धि, लैंग्वेज इंटेलिजेंस। भाषा पर अच्छी पकड़, कवि, लेखक, साहित्यकार, अच्छा वक्ता, वो भाषा बुद्धि के अंदर आते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, मतलब जो गणित से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी वगैरह होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। थर्ड है हमारा शरीर गति की बुद्धि, खिलाड़ी, जिम्नास्ट, डांसर, सृजन व शल्य चिकित्सक, वो सभी इस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। संगीत बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। स्थानिक बुद्धि, स्पैटिकल इंटेलिजेंस, किसी भी स्थान घटना की कल्पना से संबंधित बुद्धि। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइन, ड्राइवर, पेंटर, पायलट। अब आ जाता है हमारा व्यक्तिक आत्मबुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अपनी बातों को, विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना। सेल्समैन, थेरेपिस्ट, वकील, ये सभी इसके अंदर आते हैं। अब आ जाता है हमारा व्यक्तिक अन्य बुद्धि, इंटरपर्सनल, दूसरों की भावनाओं को समझने से संबंधित बुद्धि। शिक्षक, नेता। 8 नंबर है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस। प्रकृति, पशु पक्षी, पौधों को समझने से संबंधित बुद्धि। अच्छे किसान, मौसम विज्ञानी। नंबर 2 अस्तित्ववादी बुद्धि, जन्म के पहले या मृत्यु के बाद के संसार का ज्ञान रखने से संबंधित बुद्धि। इसे हम आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। कर्मिक महत्व का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं बर्ट और वर्नन। टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण इस प्रकार है। बुद्धिलब्धि, और इधर हो गए बुद्धि के प्रकार। 140 या उससे अधिक होते हैं प्रतिभाशाली। 120 से 140 के बीच होते हैं अति उत्कृष्ट। 110 से 120 होते हैं उत्कृष्ट।
90 से 110 होते हैं औसत, 50% से सबसे ज़्यादा। 80 से 90 होते हैं मंदबुद्धि, डल। 70 से 80 होते हैं सीमांत, बॉर्डर लाइन। 70 से कम होते हैं मूर्ख। 50 से 70 होते हैं मूड या मोरन्स। 25 से 50 होते हैं जड़, एम्बेसिल्स। 25 से कम होते हैं अति मूर्ख, एडियट। अब आ जाते हैं हमारे बुद्धि मापन के सोपान, स्टेप ऑफ मेजरिंग द इंटेलिजेंस। वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, सीए। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 ईस्वी में फ्रांस के विद्वान एल्बर्ट बिने ने किया था। मानसिक आयु, मेंटल एज। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग टर्मन ने किया। बुद्धिलब्धि, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। बुद्धिलब्धि के सूत्र की दिशा में सबसे पहला प्रयास स्टर्न ने 1912 ईस्वी में किया, लेकिन बाद में संशोधित सूत्र टर्मन ने 1916 में दिया। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100। अब आ जाते हैं हमारे बुद्धि प्रशिक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षाएं, व्यक्तिगत परीक्षाएं, सामूहिक परीक्षाएं। जो व्यक्तिगत परीक्षाएं वो होती हैं शाब्दिक परीक्षा और अशाब्दिक परीक्षा। सामूहिक परीक्षा वो भी शाब्दिक परीक्षा होती है और अशाब्दिक परीक्षाएं होती हैं। शाब्दिक परीक्षा होती हैं बिने साइमन बुद्धि स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। अशाब्दिक परीक्षा होती है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट और वेस्लर वैल्यूअल टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट जो सामूहिक परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, और सैन्य सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया, जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी। यह सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इस परीक्षण में पहला संशोधन 1908 व दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। अब प्रश्नों की संख्या 59 थी, 59 थी। पुणे 1916 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया तथा संशोधित परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने स्केल कहलाया, जिसमें प्रश्नों की संख्या 90 थी। सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण था। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सैन्य के अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के लिए किया जा सकता था। अब आ जाता है हमारा पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। इस परीक्षण में बालक को उनकी आयु के अनुसार कागज़ पर बना हुआ भूल भुलैया का एक चित्र और पेंसिल दे दी जाती है। बालकों को पेंसिल से उसमें से बाहर निकलने का निशान लगाकर मार्ग अंकित करना पड़ता है। यदि वे प्रयास में असफल होते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास उनकी आयु के अनुपात में कम समझा जाता है। वेस्लर वैल्यू टेस्ट। यह परीक्षण 10 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था। बाद में इसे संशोधित करके 16 से 60 वर्ष के वयस्कों के लिए कर दिया गया। सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न विभागों के लिए सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए किया गया था। इस परीक्षण में सैनिकों को शब्दावली, गणित और वस्तु गणना संबंधी 3 समस्याओं का समाधान करना होता था। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों पर चुनाव के लिए किया गया था। इसका प्रयोग अशिक्षित या अंग्रेजी नहीं जानने वालों के लिए किया गया था। शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। यह परीक्षण 6 वर्ष के बालकों से लेकर वयस्कों तक के लिए है। इस परीक्षा में आकृतियों में समानता असमानता बताना और चित्रों के टुकड़ों को जोड़कर पूर्ण करना, समान वस्तुओं को छांटना आदि क्रियाएं की जाती हैं। अब आ जाता है हमारा सृजनात्मकता। गिलफोर्ड के अनुसार जिस बालक या व्यक्ति में तत्कालिक स्थिति से परे जाने की क्षमता, समस्याओं
की व्याख्या सामंजस्य व विचार परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है, वह बालक सृजनशील होता है। सृजनशील बालक के गुण। सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। सृजनशील बालक स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। सृजनशील बालक परिहास प्रिय होते हैं। सृजनशील बालक आदर्शवादी होते हैं। सृजनशील बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले होते हैं। सृजनशील बालक आत्मविश्वासी होते हैं। सभी प्रतिभावान बालक सृजनशील हो यह आवश्यक नहीं, परंतु सृजनशील या सृजनात्मक व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा यह संभव है। एक ही बुद्धि वाले सृजनशील बालकों की सृजनात्मक शक्ति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। सृजनशील बालक की विशेषताएं। जिज्ञासु प्रवृत्ति को होता है, मौलिकता होती है, उसमें दूरदर्शी वाला होता है, दूर की सोचने वाला होता है, नवीनता होती है, कल्पनाशीलता होती है, हमेशा सोचने वाला, उच्च आकांक्षाएं होती हैं उसकी, साहसी होता है, अवधान वाला होता है, अंतर्दृष्टि होती है उसमें, संवेदनशीलता होते हैं, स्वयं केंद्रित प्रवृत्ति का होता है, उच्च समायोजन क्षमता होती है। बेसल वर्ष। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं और ये ही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। टर्मिनल वर्ष, टर्मिनल ईयर। जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। आगे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो दिए गए हैं। बुद्धि के एक समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रेरणा प्रवर्तक हैं थर्स्टन। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का विस्तार 50 से 70 तक का होता है वह कहलाते हैं मूड। निष्पादन परीक्षण का सही वर्णन करता है, इसमें से भाषा का प्रयोग निहित नहीं होता। जलोटा ने परीक्षण दिया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता, जिन्हें हम जी और एस के नाम से जानते हैं। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85% है तो वह बालक है पिछड़ा बालक। जिस युक्ति में व्यक्ति या बालक की स्वयं की राय तथा उसके द्वारा अपने विषय में कहे गए कथन अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं व्यक्तिनिष्ठ युक्ति। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया? टर्मन व मेरिल। किस मनोवैज्ञानिक ने बिने साइमन के परीक्षा स्केल को स्टैनफोर्ड बिने स्केल में रूपांतरित किया? टर्मन ने। एक बालक जिसका IQ 130 से अधिक है वह विद्यार्थी कहलाता है परखर बुद्धि वाला। बुद्धि लब्धि 125 रखने वाला बालक कहलाता है परखर बुद्धि वाला। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? सन 1916 में। बिने साइमन विधि से ज्ञात किया जाता है मानसिक आयु। सर्वप्रथम बुद्धि मापन का मापदंड दिया गया बिने ने। बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रवर्तन किया टर्मन ने। निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है, यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम परीक्षण दिया था बिने ने। सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? गिलफोर्ड। बुद्धि का कर्मिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्ट व बर्नन ने। बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन ने। 75 से 90 बुद्धि लब्धि वाले बालक श्रेणी में आते हैं मंदबुद्धि। बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने। एक छात्र 8 वर्ष का है, मतलब उसकी वास्तविक आयु होगी 8 वर्ष, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष की है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 150। कैसे निकालते हैं हम कि एम में मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु जो होती है गुना में 100। तो 12 तो उसकी होगी मानसिक आयु और 8 हो गए उसका वास्तविक आयु और गुना में हम 100 कर लेंगे। यहाँ पर हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 53 × 150 आ गए उसकी IQ लेवल। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे हम। एक बालक की वास्तविक आयु 15 वर्ष है तो उसकी मानसिक आयु 21 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 140। बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम
विनय साइमन मापनी का निर्माण किया गया था 1905 में। निम्न में से किसने बुद्धि का बहुभुखंड सिद्धांत प्रतिपादन किया था? थर्स्टन ने। 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? औसत बुद्धि। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं जड़ बालक। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने हैं 120 में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता हैं टर्मन। कौन से वर्ग का बालक मानसिक पिछड़ापन में नहीं आता है? परखर बुद्धि। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है अनुकरण। व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला विद्वान कौन है? गोल्डस्टीन। बालकों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व किसका होना चाहिए? समाज का। रोडसा स्थायी धब्बा परीक्षण का निर्माण हरमन रोडसा ने कब किया? 1921 में। समाज नीति से सामान्यतः किस तथ्य का पता चलता है? तटस्थता, तिरस्कृत, नायक गुण। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण कौन सा है? रोडसम परीक्षण। व्यक्तित्व के मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मुर्रे। बहुमुखी व्यक्तित्व होता है सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला। समूल्यांकन विधि का दूसरा नाम क्या है? परिसूचियाँ। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन हैं? हार्टशॉर्न व मे। फ्रॉयड के अनुसार पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है इदम अहम व परम अहम। स्वयं खाने के स्थान पर बांटकर खाने वाले बालक का व्यक्तित्व होता है बहुमुखी। समाज नीति द्वारा जांच की जाती है समाजता की। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष मापा जाता है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। मौलिकता। कौन सी पद्धति व्यक्तित्व भेद के अनुरूप शिक्षण में असमर्थ है? व्याख्यान पद्धति। प्रतिभाशाली छात्रों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? बाल्यावस्था। छात्र के विद्यालय से पलायन करने के लिए उत्तरदायी कारक हैं अध्यापक का प्रतिकूल व्यवहार, विद्यालय कार्यकर अरुचिकर, क्षमता से अधिक गृह कार्य। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सर्वप्रथम किस मनोविज्ञान ने अध्ययन किया? गॉल्टन ने। वाग दोष ग्रसित बालक जिसमें तुतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण आदि होते हैं को दूर कर सकते हैं अच्छे अभ्यास द्वारा। पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि। बुद्धि के प्रतिदर्शी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉमसन। पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? थर्स्टन व केली। भारत में सर्वप्रथम हिंदुस्तानी बेले स्केल का प्रकाशन किसने करवाया? डॉक्टर रॉयस ने। बुद्धि परीक्षण का आरंभ किस देश में हुआ? फ्रांस में। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एवरीवन।